कहा जाता है कि आप हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, तो कब तक ये विवाद चलता रहेगा और कब तक सहते रहेंगे बिहार और यूपी वाले? सामने वाले कह रहे हैं कि अगर मराठी की बात करना गुंडई है तो फिर हम गुंडे हैं। ठाकरे दोनों भाई ये बात बोलते हैं। जिस दिन बिहारी उस मूड में आ गए तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा, इसलिए धैर्य की परीक्षा लोग न लें। जंगल राज की बात बिहार में इस सरकार में होने लगी, उसका कारण फिरौती की रकम कितनी दी जाए मुख्यमंत्री आवास में बैठकर उस वक्त तय होता था। आपकी और आपकी पार्टी की तैयारी क्या है, रणनीति क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी हमारी लड़ेगी। चिराग जा रहे हैं लड़ने के लिए। वो ठीक है, कोई लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है। उपेंद्र जी के मन में है मुख्यमंत्री बनना। तेजस्वी जी की वाइफ का नाम कट गया। नहीं, अभी कट गया जैसा कहा तो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चूंकि अब प्रोसेस चल ही रहा है। इंडिया ब्लॉक ने तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है बिहार में, राहुल गांधी ने भी और जो साथी हैं वो भी। लेकिन एनडीए में कंफ्यूजन अभी नजर आ रहा है क्या? राज्यसभा में आ चुके हैं तो क्या हम कुछ वक्त बाद केंद्रीय मंत्री भी देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत बातें हो रही हैं और सभी अपने पूरे दम के साथ चुनावी मैदान में अभी से ही उतर चुके हैं। लेकिन अब की बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है किसी के लिए, क्योंकि अब की एनडीए और इंडिया ब्लॉक की लड़ाई नहीं, इसके इतर भी एक तीसरा मोर्चा है, उसके भी खूब चर्चे और तमाम मुद्दे हैं। अब जब तमाम मुद्दे हैं और इस तरीके की बातें हो रही हैं, तब फिर ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार और देश में और जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए किसी विशेष शख्सियत से बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा राज्यसभा सांसद आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। कैसा सर, कैसे हैं आप? क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो चुनाव बिहार विधानसभा का बहुत नजदीक है, तो उस दृष्टि से सभी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। अब तो जब इलेक्शन कमीशन घोषणा कर दे, हम लोग चुनाव में हैं। बिल्कुल सर, बिहार पर तो बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक आध सवाल जो अभी चल रहा है, क्योंकि वो भी बिहार से ही जुड़ता है, चाहे तमिलनाडु की बात हो चाहे मुंबई की बात हो, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कोई सहता है तो वो बिहार और यूपी वाले। फिर कहा जाता है कि आप हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, तो कब तक ये विवाद चलता रहेगा और कब तक सहते रहेंगे बिहार और यूपी वाले? निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है, अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी बोलने वालों के खिलाफ बातें की गई, बहुत ही आपत्तिजनक है। हिंदुस्तान का संविधान सब लोगों को इस बात की छूट देता है कि कोई व्यक्ति कहीं जाकर रहे, कहीं आए जाए, जिस भाषा में बात करना चाहे उस भाषा में बात करे। लेकिन जो कोई भी इसके खिलाफ महाराष्ट्र या कहीं भी कर रहा है, करता है, तो एक तरह से कहिए कि वह संविधान के खिलाफ बात करता है। तो बहुत ही आपत्तिजनक है। अब भाग्य है बिहार के लोगों के साथ कि हर जगह हम लोग जाते हैं और वहाँ इस तरह की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। लेकिन वैसे लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, जो लोग बाहर में हमारे बिहारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, उनको संभल कर बात करनी चाहिए, संभल कर व्यवहार करना चाहिए, वरना जिस दिन बिहारी उस मूड में आ गए तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा। इसलिए धैर्य की परीक्षा लोग न लें, बिहारी उस मूड में न आए, यह कोशिश उनकी ओर से होती रहे, ज्यादा उनके हित में है। सर, आप कह रहे हैं धैर्य की परीक्षा न लें, सामने वाले कह रहे हैं कि अगर मराठी की बात करना गुंडई है तो फिर हम गुंडे हैं। ठाकरे दोनों भाई ये बात बोलते हैं। अब देखिए, कोई आदमी अपने को गुंडा कहने पर उतारू हो गया है, तो कहा जाता है ना कि जिसको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा और किसी चीज का ख्याल ना हो, उसको क्या उसकी चिंता करनी। तो जो भी है, लेकिन हमने कहा कि इस तरह का एक्शन, इस तरह की बातचीत संविधान
के विरोध की बातचीत है, संविधान के विरोध का यह मामला है। तो यह ठीक नहीं है किसी के लिए भी। अच्छा, तो सर क्या आपको लगता नहीं है कि बिहार में वैसा विकास, वैसी इंडस्ट्रीज नहीं हो पाई जिसकी वजह से बिहारियों को बहुत बाहर जाना पड़ा और ऐसी बहुत सी जलालत झेलनी पड़ी? नहीं, निश्चित रूप से यह तो ठीक बात है कि बिहार के बैकवर्डनेस के कारण और बिहार में रोजगार जितना होना चाहिए उतना नहीं होने के कारण बिहार के लोगों को पलायन दूसरे राज्यों में करना पड़ा है। लेकिन अब जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में आई तब से बहुत कुछ काम हुआ है, पहले और आज में बहुत फर्क है। लगातार काम हुआ है, लेकिन पहले ही से, आजादी के पहले से बिहार के साथ जो सौतेलापन का व्यवहार हुआ, जिसके चलते इतना पीछे बिहार उस वक्त से ही है कि लगातार निरंतर कोशिश के बाद भी अभी जहां पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। देश के जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम खड़ा नहीं हो पाए हैं, लेकिन लगातार मेहनत हो रही है और राज्य की सरकार कर रही है। लेकिन सर इसी बीच अब एक बार फिर से जंगल राज की बात बिहार में इस सरकार में होने लगी। उसका कारण अभी पटना में गोपाल खेमका की हत्या, सिवान में नरसंहार और हर ओर शराब और बालू माफिया की बात। देखिए, निश्चित रूप से यह तो चिंता का विषय है जो घटना पटना में भी हुई और भी कुछ जगह घटना होने की खबर है। यह चिंता की बात है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, तो आरजेडी के लोग जब बोलते हैं तो फिर उनके शासन से अभी की स्थिति का कंपैरिजन होने लगता है। और जब कंपैरिजन की बात हम करेंगे तो वह दिन भी याद बिहार के लोगों को है ही, जब एक अन्य मार्ग में बैठकर अपहरण में जो व्यक्ति चला गया है, अब उसको कैसे छुड़ाया जाए, फिरौती की रकम कितनी दी जाए, मुख्यमंत्री आवास में बैठकर उस वक्त तय होता था। तो उस समय की स्थिति से तो आज बहुत ही अच्छी स्थिति में इस मामला में भी बिहार है। हाँ, घटना हुई है और भी घटना है, तो उसके लिए चिंता जरूर करनी चाहिए और प्रशासन के लोग सजग हैं। मुख्यमंत्री जी कल खुद ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, तो सजगता है, तत्परता है, प्रशासन के ऊपर लोगों को भरोसा रखना चाहिए। तो आप उस दौर की बात कर रहे हैं जंगल राज की, जब भूरा बाल साफ करो कहा जाता था? हाँ, निश्चित रूप से कई मामला में जो स्थिति बिहार की थी बहुत ही बदतर स्थिति थी और बिहार में जो कुछ भी छोटा मोटा या बड़ा धंधा करने वाले लोग थे, सब लोग अपना धंधा समेट कर वहां से बाहर पलायन कर रहे थे। तो वह स्थिति तो बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो आरजेडी के लोगों को अपने गिरवान में झांकना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। आपकी और आपकी पार्टी की तैयारी क्या है, रणनीति क्या? देखिए, तैयारी तो मुकम्मल है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी तैयारी है और सभी विधानसभा क्षेत्रों का मतलब है कि जहां से हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा गठबंधन में, वहां भी जहां घटक दल की पार्टियों के उम्मीदवार होंगे तो वहां भी हर जगह हमारी पार्टी मजबूती से काम करेगी और हर सीट पर एनडीए जीत दर्ज करे, इस बात का प्रयास करेगी। तो इस रूप में हमारी तैयारी है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। कितनी सीटें सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, कितनी सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी यह तो तय होगा गठबंधन में, तभी हम बता पाएंगे। अभी तय नहीं हुआ है, कुछ सोचा समय पर बताएं। नहीं, सोचा क्या है उसकी चर्चा इस तरह से सार्वजनिक मंच पर नहीं करनी चाहिए, जहां जरूरत होगी वहां चर्चा करेंगे। लेकिन खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी तो बराबर सीटों पर लड़ेंगे, फिर आप बचे, चिराग पासवान बचे। अब तो उनका मामला है, वो क्या वो सोच रहे हैं उनका विषय है, हम क्या सोच रहे हैं हमारा विषय है। लेकिन हम लोग जब साथ बैठेंगे तो वहां से जो बात निकलेगी हम उसी बात को बाहर शेयर कर पाएंगे। कहीं और नहीं जाना है, एनडीए में ही रहना? निश्चित रूप से, इसमें कहाँ अब कोई दूसरा चेंज करने का कहाँ से कोई मामला होता है। अच्छा, कुशवाहा राजनीति में बंटवारा, लालू जी कुशवाहा वोट को लेकर बड़ी संख्या में कोयरी समाज को टिकट दे रहे हैं और ये बात लगातार आ रही है और सम्राट चौधरी अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी, आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, उस रूप में हमने कभी नहीं देखा, एक कुशवाहा लीडर के रूप में अपने को कभी हमने न देखा न दावा किया है। हाँ, हम तमाम वंचित समाज के लोगों की बात करते हैं। हमारी पार्टी जो कोई भी न्याय से वंचित लोग हैं, कमजोर लोग हैं समाज में, उस जमात की बात करती है और स्वाभाविक रूप से उसमें कुशवाहा भी है
तो उसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन अपने को उस रूप में हम प्रस्तुत करें ये हमने कभी नहीं किया है। जहां तक आरजेडी का दावा है और आरजेडी जो कुछ भी स्ट्रेटजी इस दृष्टि से बना रहा होगा, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कुशवाहा समाज का कोई व्यक्ति या पूरी जमात की भी बात कर लीजिए, तो अब एमएलए बनने की राजनीति नहीं लोग कर रहे हैं, अब बड़ी चीज उससे आगे की राजनीति हो, इस पर लोगों का ध्यान है। इसलिए लालू जी को, आरजेडी को कुछ सीट देकर अगर चाहते हैं कि हमारे साथ वोट आ जाए, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, कहीं से कोई मामला नहीं। आपने सम्राट जी का नाम लिया, तो हम लोग सम्राट जी तो एक ही साथ एनडीए में हैं, तो हम सब लोग मिलकर फतह हासिल करेंगे। आपने कहा कि अब बड़ी सोच है एमएलए बनने तक की नहीं, इसलिए मेरा सवाल यहाँ यही पे आ जाता है कि जब कुर्मी लव का मुख्यमंत्री हो सकता है तो फिर कुश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, लेकिन अभी तो वैकेंसी नहीं है ना। अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी बिहार में। उपेंद्र जी इसलिए अभी वैकेंसी है नहीं, तो जब वैकेंसी नहीं तो अभी इस प्रश्न पर क्या विचार करना है? उपेंद्र जी के मन में है मुख्यमंत्री बनना? हमने कहा कि अभी वैकेंसी ही नहीं है, तो फिर अभी इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि पोस्टर जेडीयू के बाहर लग गए हैं। अब की नीतीश जी अगर चेहरे पे तो चुनाव लड़ लेगी बीजेपी उनके साथ, लेकिन चुनाव के बाद परिणाम आ गए तो नीतीश जी बगल। अब कहा जा रहा है, कौन क्या कहाँ कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। आपके ही विरोधी कह रहे हैं। नहीं, अब विरोधी तो कहेंगे, विरोधी तो जानबूझकर कहेंगे ताकि हमारे समर्थकों में मैसेज गलत चला जाए हमारे बारे में। तो विरोधियों का काम है कहना, कहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव और नीतीश जी के ही नेतृत्व में अगली सरकार तय है। प्रशांत किशोर चुनौती है आपकी आप लोगों के लिए? देखिए, बिहार में अभी दो ही गठबंधन है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। तीसरा मोर्चा एनडीए वर्सेज महागठबंधन। बाकी बिहार के राजनीतिक नक्शा पर और इस दो के अलावा और कोई है ही नहीं, तो फिर उसकी चर्चा क्या हो? इसमें कितनी सच्चाई है कि प्रशांत जी एनडीए की ही बी टीम है? हमने कहा कि अब दो ही गठबंधन है पूरे नक्शा पर, बिहार की राजनीति के नक्शा पर दो ही संगठन, दो ही गठबंधन है, तो फिर इससे इतर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर जो विवाद चल रहे हैं उन पर कुछ आते हैं। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट वाला मामला। कहा जा रहा है कि अचानक से 4 लाख वोटर कटवा दिए गए, तमाम हिस्सों में कटवा दिए गए, और इसका फायदा एनडीए को होने जा रहा है। चुनाव आयोग पर यहां तक आरोप लग गए कि वो पीएम के इशारे पर चल रहा है। नहीं, वोट कटवा दिए गए का तो अभी कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि प्रोसेस अभी चल ही रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल जारी किया है उसके हिसाब से लोगों से फॉर्म भरवा कर लिए जाएंगे, या ऑनलाइन लोग भरे या इस तरह से हार्ड कॉपी दे, और उसके बाद सबको कंपाइल करने के बाद एक बार ड्राफ्ट पूरी लिस्ट आएगी लोगों के सामने। उस वक्त लोग देखेंगे किसका नाम है किसका नाम नहीं है। तो अभी से यह कहना कि कटवा दिया गया, यह तो बिल्कुल कोई इसका मतलब नहीं है। हाँ, तेजस्वी जी की वाइफ का नाम कट गया? नहीं, अभी कट गया जैसा कहा तो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चूंकि अभी प्रोसेस चल ही रहा है, तो प्रोसेस चलते हुए कोई कैसे कहेगा कि किसका नाम कट गया? जब ड्राफ्ट जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, उस ड्राफ्ट में जिसका नाम नहीं होगा, तब उस समय कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमारा नाम कट गया। तो महज राजनीति कर रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल कट गया जैसा अभी स्टेज है ही नहीं। जब स्टेज आएगा उस समय अगर वैसी स्थिति हो, अब तब कोई बतावे तो उस पर ठीक है कि कट गया या नहीं कटा। अभी कहा, अभी कुछ ऐसा नहीं है। बिहार में अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, तेजस्वी यादव का बयान। देखिए, वोट के लिए जो कुछ भी तेजस्वी जी के मन में आए बोलें, लेकिन वक्फ बोर्ड पर जो भारत की सरकार ने कानून बनाया है, एक तो यह विषय कोई राज्य की सरकार का नहीं है कि राज्य में किसी की सरकार हो और भारत सरकार ने जो संशोधन किया उसको बदल दे। कैसे बदल दीजिएगा? भारत की सरकार के जुरिस्डिक्शन में आता है ना, तो कोई राज्य की सरकार कैसे बदल देगी? तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड बना है उसमें पसमानदा समाज के लोग उससे काफी प्रसन्न हैं, क्योंकि आज तक कभी भी कोई बोर्ड बनता था, कमेटी बनती थी, पसमानदा समाज के लोगों को किसी स्टेज में लोग मौका ही नहीं देते थे, कोई भागीदारी नहीं देते थे। तो अब तो कम से कम उन लोगों के लिए उम्मीद जगी है कि भागीदारी मिलेगी। तो इस तरह से राजनीति करने की दृष्टि से, वोट की दृष्टि से तेजस्वी या कोई कुछ बोल लें, लेकिन जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है।
और न कल, हालांकि कोई उसका मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं कि उनकी सरकार बिहार में बने, लेकिन काल्पनिक ही कह लीजिए कि अगर सरकार बनती भी है तो राज्य की सरकार भारत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को कैसे बदल देगी, कोई मतलब नहीं इसका। तो पसमानदा बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या है बिहार में, क्या कोशिश चल रही है? सम्मेलन भी आप लोगों की तरफ से शुरू हो चुका है, अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास है? हाँ, निश्चित रूप से, क्यों नहीं प्रयास करेंगे। जो काम हमने एनडीए ने किया है समाज के जिस वर्ग के लिए भी, और उस जो हमारी उपलब्धि है उसको लोगों के बीच हम रखना हमारी ड्यूटी बनती है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इस काम को करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी पर ये सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि वो तो मुसलमानों के विरोधी है, फिर आप लोग पसमानदा सम्मेलन की बात करते हैं। नहीं, अब कहने वाले जो कुछ कहें, हालांकि इसका जवाब बेटर तो बीजेपी के लोग ही दे पाएंगे, लेकिन अनेक एक्शन भारत की सरकार का ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का, जिसको देखकर भी कोई कहे कि अब मुसलमान के विरोधी प्रधानमंत्री जी या बीजेपी है, तो इसका कोई मतलब नहीं। जो काम हुआ है गरीबों के लिए, शौचालय का निर्माण देश भर में, घर बनाने का काम देश भर में, बिजली का काम देश भर में, तो इस तरह से जो काम हुआ है, गैस सिलेंडर गरीब लोगों के लिए, तो इस तरह से काम हुआ है, तो उसमें मुसलमान भाइयों को कोई अलग करके थोड़े हुआ है, हिंदुओं के यहाँ हुआ है, मुसलमानों के यहाँ भी हुआ है, तो काम तो सबके लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसके बावजूद इस तरह का आरोप मुझको नहीं लगता है कि इसका कोई मतलब। अच्छा, इंडिया ब्लॉक ने तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है बिहार में, राहुल गांधी ने भी और जो साथी हैं वो भी, लेकिन एनडीए में कंफ्यूजन अभी नजर आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है एनडीए में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव, उन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार, यह तय बिल्कुल। कोई आप लोग सहयोगियों की तरफ से कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी, किसी की ओर से कोई परेशानी नहीं। अब परिसीमन पे अगर आए, परिसीमन को लेकर आपने पटना में बहुत बातें भी की, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में संवैधानिक व्यवस्था के रूप में आपने समर्थन दिया, इससे क्या बदलाव आएगा बिहार पे, इसका क्या असर पड़ेगा अगर परिसीमन होता है? कर सकते देखिए, एक तो सीधा असर होगा कि बिहार में सीटों की संख्या लोकसभा में और राज्यसभा में भी, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के विधानसभा में भी बढ़ जाएगी, और नहीं बढ़ी है संख्या तो जो हो रहा है बिहार के साथ, कहीं ना कहीं उसका भी असर हो रहा है। मतलब आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, संविधान का निर्माण जब हुआ तो परिसीमन के बारे में उसी समय कहा गया संविधान में कि हर 10 साल पर देश में जनगणना होगी, और जनगणना में जो आबादी के आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ेगी। इस व्यवस्था के अनुसार 1951, 1961 और 1971 अंतिम बार, मतलब 3 बार की जनगणना के बाद परिसीमन का काम हुआ, और हर बार सीटों की संख्या कुछ कुछ बढ़ी। लेकिन उसके बाद इमरजेंसी का जब दौर आया, आपातकाल, उस समय संविधान की उस व्यवस्था को फ्रीज कर दिया गया, मतलब परिसीमन को रोक दिया गया, और 50 साल से वह रुका हुआ है। अब रोक की अवधि यही 2026 में अगले साल समाप्त होने वाली। जो लोग देश में नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो, उन लोगों की ओर से मुखर आवाज सुनाई देने लगी है। परिसीमन हो, इसकी आवाज कहीं से नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए हम लोगों ने इस मोर्चा को संभाला और जो तथ्य है लोगों के सामने रखा। परिसीमन जरूरी है, हमारा संविधान कहता है, हिंदुस्तान के संविधान में जो प्रस्तावना, जहां से हम शुरू करते हैं संविधान को, उसी में यह बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग, यहीं से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग कहने का मतलब कि भारत में जितने लोग हैं, नागरिक जो भी लोग हैं, वो चाहे कर्नाटका के रहने वाले हों, बिहार के रहने वाले हों, दिल्ली कहीं के भी रहने वाले हों, सब लोगों का बराबर वैल्यू संविधान की नजर में, सबको एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य सभी के लिए है। लेकिन परिसीमन नहीं होने के कारण जो व्यवस्था बन गई, उसके चलते कहीं 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेज रहे हैं, और कहीं 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेज रहे हैं। तो 21 लाख और 31 लाख दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति का वैल्यू एक तरह का। तो परिसीमन नहीं होने के कारण यह जो नुकसान हो रहा है, संविधान के खिलाफ बात जा रही है, और बिहार जैसे राज्यों का नुकसान हो रहा है, सीटों की संख्या नहीं बढ़ रही है। सीटों की संख्या अगर
अभी जो जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध है, 2011 में जनगणना अंतिम बार देश में हुई है, आगे होना है वो अलग बात। उसके आंकड़ा के आधार पर अगर आज परिसीमन हो जाए तो 40 लोकसभा क्षेत्र अभी बिहार में है, उसकी जगह 60 उसकी संख्या हो जाएगी। और 60 संख्या होगी तो सिर्फ जनरल वर्ग के लोगों के लिए नहीं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व क्षेत्र है, जिन राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व क्षेत्र है, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। अब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हो गई है, उनकी संख्या का जब निर्धारण होगा, परिसीमन हुआ रहेगा, तो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इतना नुकसान बिहार का हो रहा है और लोग कम आ रहे हैं एमपी के रूप में, तो स्वाभाविक रूप से 60 लोग आएंगे तो 60 लोग आकर बिहार के हित की बात संसद में करेंगे। अभी 40 लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान भी बहुत सारा हो रहा है। कई योजना ऐसी चलती है जो लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार उसका निर्धारण होता है, तो जितना क्षेत्र उतना ही निर्धारण। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं? अगर हैं तो क्यों? नहीं, जातिगत जनगणना तो निश्चित रूप से हम लोग तो शुरुआती दौर से करते रहे, और अब तो पक्ष विपक्ष का क्या मामला है, भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है, तो अब तो जाति जनगणना होने जा रही है। अब क्यों का जो उत्तर है, देखिए अपने यहाँ देश भर में सामाजिक विषमता है, और भारत की सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकार हो, पॉलिसी भी बनाती है कि समाज में समानता आ जाए, सभी लोग बराबर हो जाए। तो पॉलिसी बनाती है राज्य या केंद्र की सरकार। पॉलिसी बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए। अगर विषमता है तो कहाँ क्या विषमता है, कहाँ कितनी खाई है, कहीं कितना बड़ा टापू बन गया, तो इस खाई की माप करेंगे तभी तो हम समतल करेंगे। तो समतल करने की जवाबदेही संविधान ने भारत की सरकार और राज्य की सरकारों को भी दी है, और समतल बनाने के लिए दोनों सरकार मिलकर योजना भी बनाती है, लेकिन योजना बनाने समय जो आंकड़ा चाहिए वह आंकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कई बार कह चुका है, और भी कई कॉर्नर से यह बात आ चुकी है। आंकड़ा है तो 1931 की जनगणना के आधार पे, जो लगभग 100 साल पुराना आंकड़ा है, तो 100 साल पुराना आंकड़ा के आधार पर कैसे कोई सही पॉलिसी बन पाएगी। तो नया आंकड़ा चाहिए, और नया आंकड़ा हो इसके लिए तो जातीय जनगणना ही एक उपाय है, तो इसलिए जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी हमारी लड़ेगी। चिराग जा रहे हैं लड़ने के लिए, वो ठीक है, कोई लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, चिराग जी लड़े उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी हमारी लड़ेगी। आप नहीं लड़ेंगे? अच्छा, इस वक्त लालू परिवार के बिखराव की भी खूब बात हो रही है, आप लोग उसका भी फायदा उठाने में पूरा लगे हुए हैं? इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पारिवारिक मामला है उनका, इस पर बात करेंगे तो बात और अंदर परिवार के अंदर की बात आ जाएगी, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी मेरी। राजनीतिक रूप से आप लोग फायदा नहीं उठा रहे? देख, अब खुद कोई गलती कर रहा है उसका लाभ हमको मिल रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन किसी के परिवार की स्थिति को लेकर हम लाभ उठाएं, अगर यह सोचेंगे तब तो उसके परिवार में और जितना और खटपट हो जाए इस बात की आकांक्षा रखेंगे। लेकिन हमारी कोई आकांक्षा नहीं है कि किसी परिवार में खटपट हो। परिवार उनका भी अच्छा से चले, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार बढ़िया से लालू जी का भी चले, सब लोगों का परिवार अच्छा से चले, यह मेरी व्यक्तिगत सोच है। इसलिए हम पारिवारिक मुद्दों पर उसको हम मुद्दा बनाकर बात करना उचित नहीं समझते। ठीक है उपेंद्र जी, आपके बारे में एक चीज कहा गया कि 4-5 साल में आपकी नाराजगियां साथियों से हो जाती हैं, अलग अलग दौर में ऐसा हुआ? देखिए, नाराज होना यह तो मानव का स्वभाव है, कोई आदमी यह दावा नहीं कर सकता है कि हम नाराज नहीं होते। नाराज होना या प्रसन्न होना, किसी से प्यार होना और किसी से कभी अलगाव हो जाना, यह तो आदमी का, हर आदमी का स्वभाव है। इसलिए, लेकिन तत्काल जो राजनीतिक रूप से मेरी नाराजगी के बारे में मुझको नहीं पता होता है, मीडिया के लोगों को पता हो जाता है पहले, यह जरूर मेरे लिए इसका कारण सोचने का विषय है। इसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, कभी समता पार्टी, फिर टूटकर आरएलएसपी, फिर एनडीए में आ गए, और इसीलिए कहा जाता है कि पड़ती नहीं कुछ दिन बाद उपेंद्र जी या तो ज्यादा हार्श होंगे या तो सच बातें बोल देते होंगे। अब जो भी कारण रहा हो, देखिए तो आप जो भी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग कारण होता है ना, सबके लिए एक जैसा कारण तो है नहीं, लेकिन जब जो कारण रहा हो उसके हिसाब से हमने डिसीजन लिया है, उसमें क्या दिक्कत। जब आप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तब से मैं इंतजार कर रहा था कि आपसे बातचीत हो परिणाम के बाद, तो मेरा वही सवाल हो जो आपने कहा कि फैक्टर पवन सिंह थे नहीं बनाए गए, वरना उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से लोकसभा सांसद होते।
ये एपिसोड तो बीत गया। नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं ये सवाल करूं, इसका जवाब मुझे सामने से नहीं, इसमें क्या जानना चाहते हैं? कैसे, कौन बनाया, किसने बनाया ये पूरा मामला, मैटर किसने बनाया वो तो सर्वविदित है। आर.के. सिंह जी जो मंत्री भी थे उस समय, चुनाव लड़ रहे थे आरा से, उनका स्टेटमेंट, बीजेपी के लीडर हैं, उनका स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए। उन्होंने खुद बता दिया है साफ साफ। और उन्होंने क्या बताया आपको भी निश्चित रूप से मालूम ही है, भले आप सवाल पूछ रहे हैं तो सब लोगों को मालूम है, इसलिए इस विषय पर बहुत हमको बोलने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसका कारण है कि जो हम बोलते सब लोगों को पहले ही से मालूम है, तो फिर बोलने की क्या जरूरत। बहुत आप दिल से साफ होके बोल देते हैं ना चीजों को। बोलते हैं, जहाँ जरूरत होगी बोलेंगे। लेकिन दुख तो हुआ होगा थोड़ा सा ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, दुख का क्या मतलब है? राजनीति में हार जीत को लेकर हम कभी दुखी नहीं होते हैं। यह तो एक काम है जो हम लोग करते रहते हैं जहाँ पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन इससे हार जीत से मुझको कोई उस रूप में असर नहीं पड़ता व्यक्तिगत रूप से कि हम दुखी हो गए या जीत गए तो बहुत उछलने लगे, ऐसा मेरे ऊपर नहीं होता। महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से कुछ आकांक्षा तो रहती है, क्यों नहीं रहेगी आकांक्षा? जहाँ जो लोग हैं सबके मन में कोई आकांक्षा रहती है, लेकिन उस आकांक्षा को लेकर बिल्कुल व्याकुल हो यह स्टेज मेरे सामने नहीं होता है। जो मिलता जाए रास्ते में वो, हाँ बिल्कुल, जो मिला वही सही, जो मिला वही सही, बिल्कुल। अब फिर से वही बात हो गई कि संविधान बदल देंगे आप लोग एनडीए वाले, और क्या कहते हैं, दलितों को आप लोग, ओबीसी को परेशान करके रखेंगे, उनके अधिकारों को मार के खा जाएंगे। और कौन कह रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं। उतना दिनों तक उनका ही शासन था ना, आजादी के बाद से लेकर, बीच में थोड़ा दिन छोड़ दीजिए 2014 के पहले, उस दिन बीच में छोड़कर, तो उस वक्त कभी ओबीसी उनको नहीं दिखा था, उस वक्त दलितों का हित क्या हो नहीं दिखा था। आज तो जहां जा रहे थे, अभी कुछ दिन पहले तक जातीय जनगणना का निर्णय जब तक केंद्र की सरकार ने नहीं लिया था, तो जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ। और जब उनका था बरसों बरस तक शासन, तो कभी उनको जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, कभी ओबीसी नहीं उनको दिखा। अब एक नहीं अनेक उदाहरण है, बोलेंगे हम, सब लोग बात करेंगे तो लंबा समय लगेगा। कि आरक्षण भी देना था ओबीसी को, तो कांग्रेस के लोगों ने कभी उस पर कुछ सोचा ही नहीं, उसके खिलाफ बात की। मौका मिला तो वीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया, और आज के प्रधानमंत्री जी ने जातीय जनगणना कराने का डिसीजन किया, तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन अब बोलते हैं तो वह अलग विषय है, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बोलते हैं, और क्या मतलब इसका। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या हम लोग उम्मीद करें कि अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में दिख रहा है लोकसभा का? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव तो तुरंत हुआ है साल भर पहले, तो अगला लोकसभा चुनाव की बात अभी करने का क्या मतलब है। लेकिन निश्चित रूप से जिस रूप में काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो दूर दूर तक अभी कुछ का कोई कॉम्पिटिटर हो जाए यह दिखता ही नहीं। क्योंकि मैंने सवाल इसलिए किया कि बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव या कोई भी 2 चुनाव आगे सोचकर काम करती है इस वक्त। वो ठीक है, इसलिए हमने कहा कि दूर दूर तक अभी कोई दिखता नहीं है उनका कॉम्पिटिटर। तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी तो सरपट दौड़ रहे हैं, यार देश की जनता चाह रही है इसलिए दौड़ रहे हैं। अब आते हैं चीनी उद्योग के बारे में बात करते हैं। आपने भी बहुत काम किया, अभी क्या लग रहा है, कहाँ कमियां छूट गई और कुछ होना चाहिए बिहार में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बिहार में एक तो लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए काम हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है। हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र नौजवानों के बीच बांटते नजर आते हैं। बाकी जो स्वरोजगार की बात है, उसमें भी भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने पहले 10 लाख रुपया देने की बात हुई, बाद में चलकर अब 20 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है ताकि अपना धंधा करें। बिहार की सरकार ने अति पिछड़ा दलित समाज के नौजवानों के लिए गाड़ी भाड़ा पर चलाने के लिए इत्यादि उस तरह की बात हर जगह हो रही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात के लिए चीनी मिल और उस तरह का जो भी खास करके जो कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग है, बिहार में जितना अधिक उसकी स्थापना होगी उतना लोगों के हित में है। और इसकी स्थापना के अनुकूल बिहार है भी, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर से बहुत सारा प्रोडक्ट निकलता है, वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी सस्ते दर पे मिल जाते हैं, बाहर जाकर लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत है। और इसके हिसाब से सरकार ने काम भी किया है। देखिए, पहले बिजली नहीं होती थी,
तो कोई उद्योगपति कैसे उद्योग लगाना चाहे, आज बिजली है तो सुविधा हो गई लोगों के लिए। तो कई मामलों में अब धीरे धीरे उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी करने की जरूरत। मखाना बोर्ड के लिए जो तोहफा मिला, जो काम किया गया केंद्र सरकार की तरफ, उससे बदलाव आएगा कुछ? लेकिन उससे निश्चित रूप से जो मखाना उत्पादन में लगे हुए लोग हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। तो लाभ मिलेगा तो उसका तो बाकी जगह भी असर दिखेगा ही। आखिरी सवाल है, इस वक्त जातिवाद की बातें बहुत हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा से मामला उठता है और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार के कई गांवों से तस्वीरें आई, लिख दिया गया कि यहाँ ब्राह्मणों का पूजा करवाना मना है। इस जातिवादी वाली राजनीति और इतनी जो खतरनाक होती जा रही है, उस पे आपके विचार क्या है? देखिए, निश्चित रूप से जात पात से और इस तरह की राजनीति से खतरा तो है ही, लेकिन थोड़ा अलग हटकर हम इससे बात करें। कई बार जब बिहार की राजनीति की चर्चा होती है तब इस तरह का सवाल उठता है, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसा करना बिहार के साथ अन्याय हो जाता है। देश में कौन सा राज्य है जहां जात के आधार पर वोट नहीं होता? अब तो भाषा के आधार पे होने लगा, बोली के आधार, भाषा के आधार पे पहले से भी है, लेकिन जात के आधार पर भी। आप साउथ में चले जाइए ना, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, शायद कहीं थोड़ा अपवाद होगा, अदरवाइज सभी जगह जात के आधार पर वोटिंग होता है, सभी जगह जात के आधार पर राजनीति होती है। तो सभी जगह होती है राजनीति, तो वहां बहुत चर्चा नहीं होती और बिहार में चर्चा हो जाती है। तो ये बिहार के साथ न्याय नहीं। हाँ, यह जात पात की जो व्यवस्था है वह गलत है, सभी जगह के लिए गलत है, देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बिल्कुल गलत है और इसका कुपरिणाम पूरा देश भुगत रहा है। जितनी जल्दी यह समाप्त हो उतना अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप पार्टी के विस्तार के लिए आगे क्या प्लानिंग है आरएलएम के? पार्टी के विस्तार के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को निरंतर जोड़ने का प्रयास हमारा जारी है और उस दृष्टि से संगठन के काम में हमारे सभी साथी लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां कई जगह हुई जिसमें सब लोगों ने शिरकत किया। तो हर वर्ग के लोग जुड़े, हर जगह के लोग जुड़े और मुद्दा पर आधारित हमारी पार्टी का एक अलग से यह है कि हम मुद्दों की बात करते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं आरएलएम के? अभी तो फिलहाल एक परिसीमन का मुद्दा है। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक हमारी पार्टी के अलावा इस मुद्दा पर बात नहीं की। हाँ, विरोध वाले लोगों ने बात की, जो साउथ में लोग कर रहे हैं, समर्थन वाले लोग कहीं किसी ने बात नहीं की है। तो यह मुद्दा, इसके पहले भी कई मुद्दा, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, कॉलेजियम सिस्टम, जिस सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की बहाली होती है, उस पर पहली बार भारत सरकार में मंत्री रहते हुए हमने आवाज उठाई तो उसका व्यापक असर धीरे धीरे अब तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी इस सवाल को उठा रहे हैं। काफी बवाल हुआ पिछले दिनों। हाँ, काफी। और फिर भारत सरकार के कानून मंत्री इस बात को बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। अब परिवार में कोई व्यक्ति जज है, इसलिए उस परिवार का कोई नौजवान जज बन जाए, कोई व्यक्ति जज बन जाए, यह व्यवस्था तो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन यही व्यवस्था चल रही है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ मुद्दा के रूप में हमारी पार्टी ने इसको अपने हाथ में लिया और इसमें हम थोड़ा और आगे जाएं। हम यह नहीं कर रहे कि आप जो अयोग्य है या योग्य है उसको देखे बिना किसी को जज बना दी। हम तो कर रहे हैं कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है और उसमें खुली प्रतियोगिता होती है, जज की बहाली में भी उसी तरह की प्रतियोगिता हो जाए और पढ़ाई लिखाई होगा, वो आगे जाएगा, जो आएगा, जो परीक्षा में कम्पीट करेगा, जज बन जाएगा। इसमें क्या दिक्कत? तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यह एक इशू के रूप में हमारी पार्टी ने इसको लिया। हम जब शिक्षा मंत्री थे तो खासकर बिहार में शिक्षा को हमने विषय बनाया। जिस वक्त शिक्षा को हम मुद्दा बना रहे थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि ये मुद्दा बन पाएगा, लेकिन आज हमको खुशी है, अगर आप वहां किसी से संपर्क कीजिए, पुराने कोई लोग हों, तो उस वक्त जो हम मुद्दा उठाते थे शिक्षा वाला, और एक हमने मांग पत्र जारी किया था, 25 सूत्रीय डिमांड उसमें था। तमाम मांग एक एक करके वही डिमांड आज राज्य की सरकार लागू करते जा रही है जो हम मांग कर रहे हैं एक तरफ से। तो हमको आज खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य की सरकार देर से ही सही लेकिन हमारे डिमांड के अनुकूल काम कर रही है और
इसका नतीजा भी दिख रहा है कि बिहार में शिक्षा में बहुत सुधार हो रहा है। तो हम इन मुद्दों को लेकर करते रहे हैं, कुल मिला जुला कर मुद्दों के आधार पे हम राजनीति करते हैं। तो हमारी पार्टी के विस्तार के पीछे यह सब भी कारण है और इसमें हम लगे हुए हैं। अभी आपने जिक्र किया जब मंत्री पद का, तो फिर मुझे अब याद आ रहा है कि जब आप राज्यसभा में आ चुके हैं तो क्या हम कुछ वक्त बाद केंद्रीय मंत्री भी देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को? अभी मेरा विषय नहीं है। चलिए, बिहार के नाम संदेश। बिहार के नाम संदेश है कि सब लोग बढ़िया से रहें, मिलजुल कर रहें, शांति से रहें, बिहार के विकास के बारे में सोचते रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो बिहार का विकास कर रहे हैं उसमें सब लोग मिलकर साथ दें, सहयोग दें और हर तरह से बिहार का मान सम्मान आगे बढ़े, इसके लिए सब लोग लगे रहें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं विधानसभा चुनाव के लिए, आपकी पार्टी और आपके गठबंधन दोनों को। और उम्मीद यही करेंगे कि चुनाव के बाद एक बार फिर से मुलाकात हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने बिहार चुनाव को लेकर, तमाम देश के मुद्दों को लेकर और कुछ ऐसी बातें जो कि आप चेहरे की मुस्कुराहट से समझ गए होंगे, बाकी राजनीति बहुत कुछ कहती है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। किसी और दिन किसी और सक्सेस से यहीं पर मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।